हेलो बच्चों, वेलकम टू शालिनी हुब्लिकास चैनल। तो आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 8 का हिस्ट्री लेसन और उसका नाम है बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम मोमेंट। तो है हमारा 6th लेसन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि कैसे फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है और काफ़ी जो एस्पेक्ट्स है हम लोग रेनेसांस के वगैरह देख चुके हैं। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे, बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम मोमेंट। तो हमारे जो स्वतंत्रता का फ्रीडम मोमेंट का स्टार्ट कैसे हुआ, हम लोग को कैसे स्वतंत्रता मिली, ये हम लोग सीखेंगे। कितने लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल किए, क्या क्या उनको करना पड़ा और कौन से आइडियाज़ यूज़ करके हम लोगों ने जो है अपना इंडिपेंडेंस जो है प्राप्त किया है, ये हम इसमें सीखेंगे। ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन मेड मिक्स्ड इफेक्ट्स ऑन द इंडियन सोसाइटी. The seeds of nationalism were sown by the reforms of newly educated society. Due to various moments in different parts of India, a favorable situation was created to build a political organization on an all India level which will bring together the various provincial political organizations, different groups of politically aware people, and to express the aspiration of the nation by diverting the public attention towards the questions of the nation. तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, जैसे इसी एरा में इंग्लिश एजुकेशन की जो है वो शुरुआत हो चुकी थी और उसी की वजह से जो हमारे भारतीय लोग जो है, भारतीय बच्चे जो है, वो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से जिसमें हम लोग सीख रहे हैं वैसा एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने सीखना शुरू किया था पहले। लेकिन उसके क्या था, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के पहले क्या था, हम लोग जो है बच्चे हमारे गुरुकुल में जाते थे, तलवारबाजी, युद्ध कला सीखते थे, अलग अलग वेद शास्त्र सीखते थे। ठीक है, जो हमारे काफ़ी जो है हेरिटेज, क्या बोलते हैं, हेरिटेज जो साहित्य है हमारा, वो सिखाते थे हमारे बच्चों को। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, जो इंग्लिश रिफॉर्म्स हुए, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम में चेंज कर दिया। तो अभी हम लोग जैसे किताबी चीज़ें सीखते हैं और हम लोग कोई युद्ध कला वगैरह नहीं सीखते हैं, राइट। तो वैसे ही उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का चेंज किया था। तो उसके बाद क्या हो गया कि जो इंडियन सोसाइटी था उसमें काफ़ी मिक्स्ड इफ़ेक्ट्स था। तो कुछ लोगों को मान्य था वो एजुकेशन और कुछ लोगों को नहीं था। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग थे जो उसके खिलाफ थे, तो उन्हें जो गुरुकुल सिस्टम हमारा था जहाँ बच्चे जाके रहते थे, बेसिकली हॉस्टल सिस्टम था कि बच्चे जाके वहाँ पे रहते थे, अपने ही गुरु के साथ ही रहते थे, सारे टीचर्स के साथ यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ पे वो सीखते थे अलग अलग युद्ध कला और अलग अलग वेद शास्त्र सीखते थे। लेकिन अभी जैसे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में जैसे हम लोग सुबह निकलते हैं, स्कूल जाते हैं और वापस घर पे आते हैं, ऐसा सिस्टम तभी नहीं था। तो कुछ लोग जो है इंग्लिश एजुकेशन के खिलाफ थे और कुछ लोग जो थे उनको इंग्लिश एजुकेशन ज़्यादा कन्वीनियंट लगता था पहले के एंशंट एजुकेशन से कंपेयर किया तो इसी वजह से क्या हुआ था, इंडियन सोसाइटी में काफ़ी मिक्स्ड इफेक्ट्स उनको देखने को मिले इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की वजह से। द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म वर सोन बाय द रिफॉर्म्स ऑफ न्यूली एजुकेटेड सोसाइटी। तो जैसे ही जो है नई जो सोसाइटी जो है पढ़ने लगी, जितना ज़्यादा जो है इंडियन बच्चे जो है पढ़ने लगे, उनमें क्या था, सीड्स ऑफ नेशनलिज्म वर सोन, मतलब जो एक देशवासी होने का, एक हम लोग एक देश के नेशनल है, ये हमारी धरती है, ये सब जो है ना पेट्रियोटिज्म बेसिकली, वो उनमें क्या किया गया, द सीड्स वर सोन, मतलब उसके बीच जो है वहाँ पे अंकुरित होने लगे थे। तो जो अलग अलग रिफॉर्म्स हो रहे थे, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा कि काफ़ी रेनेसांस वगैरह मोमेंट हुए हैं, और फिर सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी, जैसे सती प्रथा बंद की गई थी, एंड देन विधवा विवाह को मान्यता मिली थी, तो काफ़ी स्ट्रगल हुए थे। तो ऐसे जो अलग अलग रिफॉर्म्स हो रहे थे, और लड़कियों के एजुकेशन के लिए भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा था। जैसे महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जो है, उन्होंने लड़कियों को सिखाने का जो है वो बीड़ा उठाया था। इसके लिए अलग अलग रिफॉर्म्स में से नेशनलिज्म के जो सीड्स है वो क्या हो रहे थे, अंकुरित हो रहे थे, जो नए से इंडियन सोसाइटी एजुकेट हो रही थी उसमें। Due to various moments in different parts of India, a favorable situation was created to build a political organization on an all India level which will bring together the various provincial political organizations, different groups of politically aware people, and to express the aspiration of nation by diverting the public attention towards the question of nation.
तो अभी क्या हो गया था, क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि लोगों को ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। तो अभी जैसे हम जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे काफ़ी सारी बोली भाषाएं जो है बोली जाती है। तो जो बहुत एजुकेटेड थे वो ज़माने में उनको संस्कृत आती थी, जो नॉर्मल लोग थे उनको मराठी, हिंदी ऐसी भाषाएं आती थी, और जो बाहर से सीख के आते थे, तो जैसे हम लोग को पता है कि द वर्ल्ड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है वो काफ़ी कम लोगों को आता था, क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत कम था। तो जैसे लोगों को पढ़ना लिखना आ गया, समझने को जब उनको आ गया, तो लोग जो है ऐसी जो सारी खबरें होती थी, जो रिफॉर्म्स होते थे, न्यूज़ होते थे, उस पर ज़्यादा वो गौर करने लगे। और उसी की वजह से क्या हो गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तक वो लोगों तक वो चीज़ें पहुंचने लगी, वो बातें फैलने लगी, तो एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो गया था इंडिया में ये एजुकेशन की वजह से, कि वो लोग क्या कर सकते थे, ऑल इंडिया लेवल पे जो है वो एक जो मोमेंट स्टार्ट कर सकते थे इंडिपेंडेंस के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, अलग अलग प्रोविंशियल जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो अपना अलग अलग मोमेंट स्टार्ट करते थे, और उतना ही उनको सिर्फ क्या बोलते सपोर्ट मिलता था, और वो फिर क्या हो जाता था, जो भी उनका मोमेंट है वो बंद हो जाता था। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा लोगों का नहीं, बस उनके ही प्रोविंस के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उतना ही कम से कम सपोर्ट में वो काम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो ब्रिटिश रूल है वो तो थ्रू आउट द कंट्री फैला हुआ है ना, तो एक जगह के लोगों को अगर पनिश किया तो दूसरे जगह के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, है ना। इसीलिए क्या हुआ था, तभी जो भी मोमेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही एजुकेशन सिस्टम फैल गया, जैसे ही लोग ज़्यादा ज़्यादा लिटरेट होने लगे, वैसे एक फेवरेबल सिचुएशन तैयार हो गया, एक क्या बोलते हैं एकदम मददगार सिचुएशन तैयार हो गई इंडिया में, कि उससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खबरें लोगों तक फैला के, क्योंकि लोगों को समझ में आता था, तो लोगों का पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स में वो बढ़ रहा था। तो ऐसा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो बिल्ड कर सकते थे, मतलब कोई समझिए पार्टी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वो लोग बिल्ड कर सकते थे टू रिप्रेजेंट इंडियन पीपल, ठीक है, इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसके लिए क्या हुआ था, काफ़ी उनको मदद मिल रही थी। तो अलग अलग जो ग्रुप्स है जो पॉलिटिकली अवेयर हो रहे थे, धीरे धीरे वो भी पॉलिटिक्स में रुचि लेने लगे थे, और वो लोग क्या करने लगे थे, उनका जो है नेशन, एक नेशन लाइक वन नेशन, ये जो उनका सोच है, मतलब एकता की जो सोच है, उसको बढ़ावा मिल रहा था। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा इसी वजह से काफ़ी आसान हो गया कि जो लोगों के आपसी झगड़े में, और जो अलग अलग लोग जो गुट बना के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका अटेंशन हम एक नेशन है और ये हमारे देश का क्वेश्चन है, ये हमारे देश का एक प्रॉब्लम है जिसे हमको मिलकर सॉल्व करना है, ये जो भावना थी उनमें निर्माण करने में, ये जो है सिस्टम का काफ़ी मदद हुआ है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब जो कार्यभार करने का था, उसका सेंट्रलाइजेशन मतलब उसका केंद्रीकरण कैसे किया गया था ब्रिटिश रूल के दौरान, ये अभी हम लोग सीखेंगे। ड्यू टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन इंडिया ब्रॉट द नेशन अंडर वन रूफ इन इट्स ट्रू सेंस। तो पहले क्या हुआ था, जैसे हमारा एक इंडिया कंट्री है, और आपको ये शायद पता होगा कि जो आचार्य चाणक्य थे उनका अखंड भारत का स्वप्न था। तो वो क्या चाहते थे कि भारत देश के सभी राजा जो है वो एक छत्री क्या करे, राज करे, मतलब एक राजा हो पूरे भारत का, ऐसा उनका मानना था। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी के राजा लोग हैं वो अपना राज्य छोड़ दे, इसका ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन जैसे अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके अंडर जो है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स जो है काम करते हैं, वैसे ही उनको निर्माण करना था। लेकिन तभी जो है लोग इतना ओपन नहीं थे ये आइडिया को, और उनमें आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि तो ये आइडिया साकार करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन जैसे ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके कारोबार का जो इम्प्लीमेंटेशन था कि हम लोग अलग अलग इसमें नहीं कर सकते, हम लोग एक ही रूल इस्टेब्लिश करेंगे और वही रूल से हम लोग पूरा कंट्री क्या है रन करेंगे, ऐसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। और इसी की वजह से क्या हो गया, पूरा जो कंट्री है एज वन नेशन वो एक जो है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल हो रहा था।
तो सारे जो स्टेट्स है वो सिर्फ एक रूल पे चल रहे थे जैसे, लेकिन उसके पहले क्या हो रहा था, अलग अलग स्टेट्स अपने खुद के रूल्स जो है उस पे चल रहे थे, अपनी खुद की गवर्नमेंट उनकी थी, लेकिन यही इसी वजह से वो सारे एक सिंगल गवर्नमेंट के अंडर आ गए थे। ड्यू टू आइडेंटिकल रिफॉर्म्स ऑल ओवर द कंट्री एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड अमंग द पीपल। तो अभी क्या हो गया था, पहले जैसे सब लोग अलग अलग थे, अपने अपने खुद के रूल बनाते थे, खुद की सज़ा देते थे, कुछ कहीं पे चोरी की सज़ा थोड़ी ज़्यादा थी तो कहीं पे उसी सेम चोरी की सज़ा क्या थी, थोड़ी कम थी, तो उनके मर्ज़ी के हिसाब से अपने अपने राजा जो है वो काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था कि क्योंकि ये सिंगल रूल के अंडर था पूरा कंट्री, पूरे कंट्री में आइडेंटिकल रिफॉर्म्स हो रहे थे, मतलब यहाँ पे जितना एक ऑफेंस को पनिशमेंट है उतना ही क्या है दूसरे स्टेट में भी वो ऑफेंस को पनिशमेंट होगा। तो एक ये आइडेंटिकल रिफॉर्म्स हो गए कि सबको इक्वल जो है रिफॉर्म्स, सारे सबको इक्वल बेनिफिट्स मिलने लगे, और क्या हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया। तो सारे लॉ के सामने, मतलब कानून के सामने सारे क्या हो गए, समान हो गए। ठीक है, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड अमंग द पीपल, और इसी की वजह से क्या हो गया, जो नेशनलिज्म का फीलिंग था, जो देशभक्ति थी, वो क्या हो गई, लोगों में जागृत हो रही थी, क्योंकि उन्हें बार बार ये एहसास हो रहा था कि हम सब एक ही है और हमको एक ही ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो अगर आप खुद भी अग्रीव्ड है, आप खुद भी जो है त्रस्त है और कोई और भी त्रस्त है, तो आप दोनों में वो क्या हो जाएगा, एक म्यूचुअल फीलिंग इस्टेब्लिश होगी कि हम दोनों क्या है, अगर त्रस्त है, किसी से परेशान है, तो हम लोग दोनों मिल के आवाज़ उठाएंगे। तो यही से शुरुआत हो गई थी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की। ठीक है, For the convenience of administration and swift movement of the army, the British built network of roads and railways. तो ताकि कारभार करने में काफ़ी आसानी हो, और जो है आर्मी का या फिर उनके ही आने जाने के लिए लोगों का, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनका आने जाने के लिए काफ़ी कन्वीनियंस हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोड्स और रेलवेज़ का एक बड़ा सा नेटवर्क बिल्ड किया था। ठीक है, तो काफ़ी रोड्स और रेलवेज़ उन्होंने बनाए थे। बट दीज फैसिलिटीज़ बेनिफिटेड द इंडियंस एज वेल। तो उन्होंने खुद के कन्वीनियंस के लिए तो बनाए थे, लेकिन इंडियंस को क्या हो रहा था, इसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। People from different parts of India came in contact of each other. There was increase in communication and the feeling of nationalism grew up. तो अभी इसी से क्या हो गया, पहले क्योंकि इतने रास्ते रेलवे नहीं थे, इतने आने जाने के साधन, जो यातायात के जो साधन थे वो उपलब्ध नहीं थे, इसके लिए क्या हो रहा था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने जो रोड्स और रेलवेज़ का जो नेटवर्क है वो एक्सपैंड किया और बिल्ड किया, तो क्या हो गया, इंडियंस को उसका फ़ायदा हो गया, और अलग अलग जो पार्ट्स में से है इंडिया के लोग आने लगे, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने लगे, और उनका कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ गया। और इसी की वजह से क्या हो गया, नेशनलिज्म का जो देशभक्ति का फीलिंग जो था वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, क्या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमें कैसे परेशान कर रही है, और अभी आपके यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है क्या। तो ये जो है उनमें बातचीत शुरू हो गई, और फिर जैसे मैंने आपको थोड़े देर पहले ही एग्जांपल दिया था कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या हो गया, ग्रो हो गया था। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, द इंडियन वेल्थ वॉज फ्लोइंग टुवर्ड्स इंग्लैंड बाय ऑल मीन्स। तो जैसे हम लोग को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था इंडिया को ब्रिटिश रूल की वजह से, जैसे सिंगल गवर्नमेंट जो है एस्टैब्लिश हो गया, और सबको सिंगल गवर्नमेंट की आदत पड़ गई थी, सब लोगों को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ा था सिंगल रूल। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, रास्ते रेलवे के सारे जो नेटवर्क्स है वो एक्सपैंड हो गए, तो लोगों में यातायात के जो साधन उपलब्ध हो गए और कम्युनिकेशन बढ़ गया, देशभक्ति भी उसी की वजह से बढ़ गई। लेकिन हमारे नुकसान क्या हो गए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है, मतलब हमारा जो आर्थिक शोषण है इंडियंस का वो काफ़ी हो रहा था, क्योंकि इंडिया का जो वेल्थ था, जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया को क्या कहते थे, सोने का पिंजरा कहते थे। ठीक है, तो इतना रिच कंट्री, इतना रिच हेरिटेज वाला कंट्री, और वैसे भी आर्थिक स्थिति से भी इतना संपन्न जो कंट्री था, उसमें का जो सारा वेल्थ है, उसमें का सारा साधन संपत्ति जो है वो इंग्लैंड में जा रहा
था। ड्यू टू द imperialist policy of England, there was beginning of economic exploitation of India. वो imperialist policy की वजह से जो इंग्लैंड में बनाई हुई थी, तो इंडिया में आर्थिक शोषण होना शुरू हो गया था। Farmers were compelled to take cash crops, burden of land taxes, continuous famines, all this broke down the backbone of Indian agriculture. ठीक है, तो पहले क्या होता था, सारी भांति के क्रॉप्स जो है वो लिए जाते थे, खेती की जाती थी सब तरह की, क्योंकि हम लोग काफ़ी संपन्न देश थे। तो चाहे वो फिर कोई गेहूँ, बाजरा, जवार ऐसे नॉर्मली यूज़ होने वाले हाउस होल्ड में जो चीज़ें हो, या फिर कोई जैसे इंक के लिए जो क्रॉप्स होते हैं, फिर शुगर केन होता है शुगर के लिए, वैसे जो है ज़्यादा उत्पन्न में लाने वाले जो क्रॉप्स होते हैं वो हो, सारे तरह के क्रॉप्स लिए जाते थे। क्योंकि अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे कमाने थे और ज़्यादा उनको जो है इंडियन वेल्थ जो है वो अपने पास इंग्लैंड में लेके जाना था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करना था उनको इंडियन वेल्थ। तो उन्हें क्या करना पड़ा, उन्होंने क्या किया, फार्मर्स जो थे, जो किसान थे, उनको उन्होंने कैश क्रॉप्स लेने पे, जो नकदी क्रॉप्स है, जो नकदी खेती है, वो करने पे मजबूर किया। तो जैसे इंक है, शुगर केन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉटन है, ऐसी सारी चीज़ें उनको ऐसे सारे क्रॉप्स लेने के लिए मजबूर किया। बहुत ज़्यादा लैंड टैक्सेस लेवी किए उन पे, बहुत ज़्यादा लैंड टैक्सेस उन्होंने बढ़ा दिए। एंड कंटिन्यूस फैमाइंस था, मतलब बहुत ज़्यादा दुष्काल आ रहा था। इसके लिए क्या किया, सूखा पड़ रहा था, इसके लिए क्या हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर जो है इसका बैकबोन जो है ब्रेक डाउन हो गया। मतलब जो अच्छे से स्मूथली चल रहा था इंडियन एग्रीकल्चर, उसमें क्या हो रहा था, रुकावट ही रुकावट आ रही थी और पूरा जो सिस्टम है इंडियन एग्रीकल्चर का वो पूरा ख़राब हो गया था। और फार्मर्स काफ़ी प्रेशर के अंडर जो है नाखुशी से ही सिर्फ जो है कैश क्रॉप्स ले रहे थे। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड विच लेड टू राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो सारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थे वो क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए, मतलब कम हो गए, और इसी की वजह से क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट में राइज हो गया। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ मतलब समझिए कोई हैंडलूम होगा, या फिर किसी के पास जैसे अभी कुछ पेंटर्स या पॉटर्स होते हैं, तो वो भी जो ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे वो भी क्या हो गया, बंद करवा दिया गया। इसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, तो लोग जो है वो बेकार होने लगे जो यहाँ पे काम करते थे। द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेड द वर्कर क्लास। तो जो कैपिटलिस्ट थे, मतलब जो मालक क्लास के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, जो नौकर क्लास के लोग थे, जो उनके अंडर काम कर रहे थे, लेबरर्स, उनको एक्सप्लॉइट करने लगे, उनका शोषण करने लगे। वेरियस न्यू टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द मिडिल क्लास। दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ डिसकंटेंट अमंग द पीपल। तो काफ़ी जो है नए नए टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे मिडिल क्लास पे, इसीलिए क्या हो गया, ये लोगों के बीच में एक दुख का या फिर डिसकंटेंट का, मतलब नाखुशी का कारण बन गया था। वेस्टर्न एजुकेशन, अभी ये हो गया, अभी हम लोग देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन से क्या हुआ था, मतलब उन्होंने उनका एजुकेशन सिस्टम हमको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, अभी हम लोग ये यहाँ पे सीखेंगे। वेस्टर्न एजुकेशन, ड्यू टू स्प्रेड of Western education, new ideas such as justice, liberty, equality, democracy, etc. were introduced to the Indians. तो जो है वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी, मतलब न्याय, फ्रीडम, और इक्वालिटी मतलब समानता, और डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, जो नए नए आइडियाज़ है, वो इंडियन सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुए थे। रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, नेशनलिज्म, दीज प्रिंसिपल्स वर एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस। तो रैशनलिज्म मतलब जो सच विवेक बुद्धि से जो हम लोग काम लेते हैं, मतलब जो कार्य करते हैं हम लोग,
कोई भी आपको आके कुछ भी बोलेगा करने के लिए तो आप नहीं करोगे ना, आप अपना दिमाग लगाओगे, तो उसे कहते हैं रैशनलिज्म। साइंटिफिक एटीट्यूड, मतलब अभी पहले ग्रहण होता था तो कहते थे कि अरे नहीं, भगवान के कोई चमत्कार की वजह से हुआ है, या भगवान कब हमसे रुष्ट हो गए हैं, गुस्सा हो गए, इसके वजह से सूरज को छुपा लिया है, ऐसा कुछ बोलते थे पहले। लेकिन फिर उनको समझ में आया कि अरे नहीं, वो जो है इट इज़ एक खगोल शास्त्रीय इवेंट है, वो साइंटिफिक इवेंट है, उसी की वजह से क्या होता है, ग्रहण होता है, एक्लिप्स होते हैं, ये उनको समझ में आया। तो ये उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इंडियन सोसाइटी ने। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, और नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति। तो हम लोगों ने अभी पहले देखा, फर्स्ट जो साइड हम लोगों ने पढ़ा उसमें, कि नेशनलिज्म कैसे ग्रो हुआ। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स क्या हुए, इंडियन सोसाइटी ने जो है एक्सेप्ट किए, इंडियन लोगों ने एक्सेप्ट किए। Therefore, there inculcated a feeling that we are capable of carrying out the work of the country and its progress is possible by following these principles. तो इसी की वजह से उन्हें क्या समझ में आया, एक उनमें जो है थॉट जो है, एक फीलिंग जो है वो उनमें रुझ गया कि हम लोग जो है खुद का कंट्री का एक कार्यभार संभालने के लिए काफ़ी सक्षम है और उसका प्रोग्रेस पॉसिबल है। कैसे, अगर हम लोग ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, नेशनलिज्म, ये सारे प्रिंसिपल अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग ये जो है कंट्री का खुद कार्यभार तो कर ही सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेस भी हम लोग कर सकते हैं। ये इंडियंस में एक फीलिंग जो है इनकलकेट हो गई, मतलब ये जो फीलिंग है वो उसको रुझा दिया था। India is a country of diverse languages, but with the introduction of English language, India got a new medium of communication. तो इंडिया जो है, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा कि इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री और काफ़ी डाइवर्स लैंग्वेजेस वहाँ पे बोले जाते हैं, तरह तरह के अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा था, क्योंकि एक इंसान जो है, एक रीजन का इंसान दूसरे रीजन के इंसान से कम्युनिकेट करने में, वार्तालाप करने में काफ़ी उनको दिक्कत होती थी, क्योंकि लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंस होता था। तो अगर कोई बंगाल से है और अगर कोई गुजरात से है तो समझने में काफ़ी दिक्कत होती थी दो लैंग्वेजेस। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, एक कॉमन लैंग्वेज जब भी इंग्लिश ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ कि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, तो वो एक नया माध्यम जब तैयार हो गया था लैंग्वेज का, इंग्लिश, तो लोग क्या करने लगे, इंडियंस भी इंग्लिश सीख रहे थे, तो वो इंग्लिश में एक दूसरे से एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सकते थे। तो एक नया माध्यम बन गया कम्युनिकेशन का, क्या, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो उसके पहले जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्या है ये भी हम लोग को पढ़ना है। द एशियाटिक सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड एट बंगाल बाय द ब्रिटिश। तो एशियाटिक सोसाइटी है जो बंगाल में एस्टेब्लिश किया, किसने, ब्रिटिश ने। मैनी इंडियन एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स स्टार्टेड स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर। तो काफ़ी जो इंडियन और वेस्टर्न स्कॉलर्स भी है, मतलब जो विचारवंत है, उन्होंने क्या किया था, इंडियन जो कल्चर था पहले से ही उसका जो है स्टडी स्टार्ट किया था, उसके ऊपर पढ़ाई स्टार्ट की थी उन्होंने। द मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, पर्शियन एंड अदर लैंग्वेजेस वर एग्जामिन्ड एंड रिसर्च वाज पब्लिश्ड। तो जो हमारे वेद शास्त्र जो थे और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, उनको जिनको संस्कृत और पर्शियन और जो बाकी के भी लैंग्वेजेस थे, रीजनल लैंग्वेजेस हो सकते हैं, उसमें लिखा हुआ था, उसको एग्जामिन किया गया, उसके ऊपर रिसर्च किया गया और वो रिसर्च क्या किया गया, पब्लिश किया गया। डॉक्टर भाऊ दाजी लाड, डॉक्टर R.G. भंडारकर, these Indian scholars made intensive study of ancient Indian culture. After understanding that we are blessed with glorious ancient tradition, the Indians were awakened with the sense of identity. तो जो है डॉक्टर भाऊ दाजी लाड, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फ़ोटो दिया गया है डॉक्टर भाऊ दाजी लाड और यहाँ पे फ़ोटो दिया गया है डॉक्टर R.G. भंडारकर का। तो ये जो दोनों इंडियन विचारवंत थे, इंडियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या किया, बहुत ही इंटेंसिव स्टडी किया इंडियन एंशिएंट कल्चर पे। और जब भी समझ में आया लोगों को ये सब चीज़ें कि एंशिएंट कल्चर हमारा कितना रिच है, तभी उनको समझ में आया कि हम लोग कितने ग्लोरियस एंशिएंट ट्रेडिशन से, कितने
क्या कहते हैं खूबसूरत एंशिएंट ट्रेडिशन से जो है जुड़े हुए हैं, और इंडियंस को तभी एहसास हुआ कि उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी है। इतना वक्त वो क्या करते थे, सिर्फ जैसे ही कोई उन पे आके रूल कर रहा था वो उनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब भी उनको पता चला कि हम लोग कितने रिच कल्चर से बिलोंग करते हैं, तभी क्या हो गया, उनमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है जागरूक हो गई। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता था कि हम लोग का कल्चर कितना रिच है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं था, बिकॉज अगेन लैंग्वेज फैक्टर्स आते हैं, लैक ऑफ लिटरेसी वाले जो फैक्टर्स है वो आते थे, रीडिंग राइटिंग का स्किल्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा नहीं है, लैंग्वेज में डिफरेंसेस है। इसके लिए क्या हो रहा था, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें पहुंच नहीं रही थी। लेकिन विद द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस इन द इंडियन सोसाइटी, जब भी लोगों को ये सब चीज़ें पता चली तो उनमें क्या हो गया, सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो अवेकन हो गया, वो जागरूक हो गया। The Bhandarkar Oriental Research Institute is working since last 100 years in Pune। तो जो डॉक्टर R.G. भंडारकर का इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या हो रहा है, पिछले 100 साल से इसी पर काम कर रहा है। कहाँ पर है, लेकिन ये पुणे में है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, तो अभी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में आपको शायद पता होगा कि न्यूज़पेपर्स जो है और उसमें के आर्टिकल्स जो है उन्होंने काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा रोल जो है प्ले किया हुआ है। ठीक है। तो क्या है कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स केम टू बी पब्लिश्ड। तो यही पीरियड में क्या हो गया, अभी क्योंकि लोग पढ़ने लिखने लगे थे और समझने लगे थे चीज़ें, और जो है चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे थे, तो जो इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है, मतलब इंग्लिश तो है आपको समझ में आता है, वर्नाकुलर मतलब जो भी रीजनल लैंग्वेज है अदर देन इंग्लिश, वो क्या हो रहा था, वो लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स और पीरियडिकल्स मतलब आर्टिकल्स वगैरह वो क्या हो रहे थे, सारे जो ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप जो आर्टिकल्स होते हैं और जो नए नए करंट अफेयर्स होते हैं वो सब क्या होने लगे, पब्लिश होने लगे थे। थ्रू दिस न्यूज़पेपर्स पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकनिंग टुक प्लेस। तो इसी की वजह से क्या हो गया, इन न्यूज़पेपर्स में पॉलिटिकल और सोशल अवेकनिंग हुआ। ठीक है। तो जागृति हुई, पॉलिटिकल और सोशल जागृति। न्यूज़पेपर्स लाइक दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। तो काफ़ी न्यूज़पेपर थे, मतलब जो लोकल न्यूज़पेपर थे, जैसे अभी आपको पता होगा केसरी और मराठा जो न्यूज़पेपर्स है वो लोकमान्य तिलक ने जो है स्टार्ट किए थे। और वो क्या करते थे, ये सारे जो न्यूज़पेपर दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, ये सारे न्यूज़पेपर्स जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे। मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ चीज़ें गलत करी है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टैक्सेस अगर पब्लिक पे जो है लेवी कर रही है, उनको काफ़ी परेशान कर रही है ज़्यादा ज़रूरत से टैक्सेस लेकर उनसे, तो वो क्रिटिसाइज़ करते थे। अगर किसी ने गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन लिया, तो जैसे अभी भी हम लोग आज भी देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में ऐसे भी आर्टिकल्स आते हैं जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है, गलत चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वैसे तभी भी होने लगा था, वो बस शुरुआत थी होने की। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। On 20th December 1885, the first session of Indian National Congress was held at Gokuldas Tejpal Sanskrit School in Mumbai। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टार्ट हुआ, ये आप अंडरलाइन करके रखना, 20th दिसंबर 1885। तो उस ये दिन में फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था। ठीक है। ये आपको अंडरलाइन करके रखना है, ये आपको शायद एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है। 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन। तो कितने थे, 72 डेलीगेट, शायद फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, अंडरलाइन करके रखना। व्योमेश चंद्र बैनर्जी, अ रिनाउंड लॉयर फ्रॉम कोलकाता, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। तो यहाँ पे आपको फोटो दिया है व्योमेश चंद्र बैनर्जी जी का। तो ये क्या थे, एक बहुत बड़े लॉयर थे, रिनाउंड नामचीन लॉयर थे कोलकाता के, वो क्या थे, इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। इन दिस सेशन दे एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एलन ऑक्टिवियन
ह्यूम, a British officer, took lead in the establishment of the Indian National Congress. तो जो इसी दिन क्या हो गया था, यही सेशन से इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ था। और जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, उन्होंने क्या किया था, एलन ह्यूम ने, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने लीड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ठीक है। इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंसेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सच स्टेटमेंट्स वर सेंट टू द ब्रिटिश। तो क्या किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, बोला कि जो जैसे ही इंडियन लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, जितने ज़्यादा इंडियन लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, उतना ही मिलिट्री एक्सपेंसेस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो कम होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट्स क्या किए गए, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजे गए। अभी इसके पीछे का रीजंस क्या है, क्योंकि इंडियंस जो है वो बाहर के लोगों की बात क्यों सुनेंगे, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ता होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इंडियन को है जो मिलिट्री उनका पावर यूज़ करके, उनको ज़बरदस्ती करके अपनी बात मनवानी पड़ती होगी, डरा धमका के। लेकिन अगर इंडियन लोग ही जो है वो गवर्नमेंट में आ गए, उसका हिस्सा बन गए, तो वो अपने लोगों को अपनी तरीके से अपनी बात समझा सकते हैं, और इंडियंस भी जो है वो उनकी बात ज़रूर मानेंगे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसे कन्विंस किया जा रहा था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो अभी जो है ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उनका एम क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट का, हम लोग ये पढ़ेंगे। To make the people from different parts of India forget the differences in religion, race, caste, language, geographical territories, and bring them on the common platform, to understand each other's problems and views, to increase the feeling of oneness among the people, to take efforts for the development of the country were the objectives of Indian National Congress। ये पूरा पैराग्राफ जो है मार्क करना, क्योंकि आपको ये शायद 2 मार्कर्स या 3 मार्कर्स में आ सकता है। तो आपको पूछेंगे ब्रीफ आंसर्स के लिए कि क्या था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर आपको 1 सेंटेंस में भी ये पूछ सकते थे। ठीक है। तो क्या है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, कि जो है अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में से लोगों को एक साथ लाना, और उनको जो है वो भूल जाए, ताकि कि वो रिलीजन उनका अलग है, रेस अलग है, कास्ट अलग है, उनकी बोली भाषा अलग है, वो अलग अलग जोग्राफिकल टेरिटरीज से, मतलब अलग अलग जो है प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये भी वो भूल जाए, और वो एक साथ आए और क्या करे, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स और एक दूसरे के व्यूज़ जो है समझे, और वो इंक्रीज़ हो उनमें जो है फीलिंग ऑफ वननेस, मतलब हम सब एक है, वो एकता की जो फीलिंग है वो इंक्रीज़ हो, और वो लोग मेहनत करें जो है कंट्री के डेवलपमेंट में, ताकि हमारे साथ सबका क्या हो, उत्थान हो, इसके लिए। ठीक है। ये सारे क्या थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। मॉडरेट फेज, द अर्ली 10 years आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज वेरी स्लो बट कंसिस्टेंट। तो मॉडरेट फेज है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जब पहले जो 10 साल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में, वहाँ पे उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो काफ़ी स्लो था, लेकिन कंसिस्टेंट था, कंटिन्यूस था, लेकिन काफ़ी स्लो था। द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर रियलिस्टिक एंड हाईली एजुकेटेड। जो लीडर्स थे तभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो काफ़ी रियलिस्टिक थे, मतलब वो सच्चाई को सच्चाई के हाथ में हाथ लेकर चलते थे। एक मुहावरा हो गया बोलने के लिए, लेकिन वो काफ़ी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल थे, वो काफ़ी वो सिचुएशन को समझ के बहुत चतुराई से काम करते थे, और काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे। दे वर अवेयर दैट थ्रू ऑर्गेनाइज्ड वर्क अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नीड्स टू बी बिल्ट अप। तो वो उन्हें क्या पता था कि ऑर्गेनाइज्ड वर्क करते हुए हम लोग को क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है बिल्ड करना है। ठीक है। क्योंकि वो गवर्नमेंट में घुसना चाहते थे, तो वहाँ पे जैसे ही वो काम ऑर्गेनाइज करेंगे, गवर्नमेंट का काम करेंगे, लेकिन खुद के लिए एक सॉलिड वो बेस बनाएंगे जिसको कोई हिला नहीं सकेगा। वेस्टर्न थिंकर्स फिलोसॉफी ऑफ लिबरलिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दीज वैल्यूज हैड एन इम्पैक्ट ऑन देम। तो जो वेस्टर्न थिंकर्स थे उनके क्या थे, फिलोसॉफीज जो थे, लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी, जैसे फ्रीडम हो गया, देन
इक्वालिटी मतलब समानता, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ये सारे वैल्यूज़ जो थे उस पर काफ़ी इम्पैक्ट था। दे बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल methods. They had a hope that if we demand through constitutional methods, then the British will give justice to our demands. तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे मतलब शांति से बातचीत करके और अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करके, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करके उनको शांति और वार्ता से क्या करना था, सारा मैटर जो है सुलझाना था। तो उनको ये होप भी था कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से मतलब हम लोग जो है एक्सेप्टेबल मेथड से हम लोग अगर उनको बोलेंगे, उनके तरीके से अगर हम लोग हमारा फ्रीडम डिमांड करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमें न्याय ज़रूर देगा और हमारी मांगे ज़रूर पूरा करेगा, इसका उनको होप था। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वर ऑल मॉडरेट लीडर्स। तो कुछ मॉडरेट लीडर्स के नाम हमें दिए गए हैं, जो क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सारे क्या थे, मॉडरेट लीडर्स थे। In the session of Indian National Congress, different resolutions were put forward by them, such as to get representation in provincial legislature, jobs for educated Indians, cutting down the increasing expenses on military, legislature and judiciary should be separated for safeguarding legal rights of Indians, etc. तो उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया था गवर्नमेंट में, अलग अलग रेजोल्यूशंस उन्होंने आगे प्रपोज किए थे गवर्नमेंट को, जैसे कि इंडियंस जो है उनको जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है मतलब जो प्रादेशिक जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब प्रादेशिक जो कानून बनाते हैं, उनको क्या मिले, उसमें हिस्सा मिले और वो क्या करे, वो रिप्रेजेंट कर पाए अपने प्रदेश को, ऐसा वो चाहते थे। जॉब्स फॉर एजुकेटेड इंडियंस, इंडियंस जो पढ़े लिखे हैं उनको अच्छे जॉब्स मिले और जो मिलिट्री का एक्सपेंसेस है वो कट डाउन किया जाए, मतलब वो कम किया जाए। लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है मतलब जो कानून बनाने की व्यवस्था और जो जुडिशरी है, जो न्याय व्यवस्था है, वो अलग अलग हो, ताकि क्या हो जाए, जो हिंदुओं के जो इंडियंस के राइट्स है वो सेफगार्ड हो जाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने ऐसी मांगे की थी। टू कॉज अ स्प्लिट इन नेशनल मूवमेंट द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो अभी क्या हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ रहा था कि उनमें, इन लोगों में जो है इंडियन सोसाइटी में देशभक्ति काफ़ी जाग रही है और उनमें एकता की जो भावना है वो निर्माण हो गई है। तो ये एकता की भावना को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, ये नेशनल मूवमेंट को तोड़ने के लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई किया, मतलब तोड़ो और राज्य करो। अगर हम लोगों को डिवाइडेड रखें, अगर एक साथ जो लोग हैं वो एक साथ अगर उठेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको हैंडल नहीं कर पाएगी, ये उन्हें पता था। इसके लिए लोगों में डिवाइड करना और फिर उस पर आराम से राज्य करना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहना, ये उन्होंने स्टार्ट किया था। एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 to 1920 और मॉडरेट फेज क्या था 1885 to 1905। ठीक है। All Indian leaders who were politically aware kept aside their differences of caste, religion, language, province and gathered on the single platform of Indian National Congress. There were unanimous decisions regarding the objectives of the Congress and taking forward the movement by the constitutional means, but there were differences regarding the working system. तो अभी क्या हो रहे थे, सारे जो इंडियन लीडर्स थे जो पॉलिटिकली अवेयर थे, उन्होंने क्या किया था, डिफरेंसेस अपने जो सारे हैं वो बाजू में रखे थे। कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और प्रोविंस जो वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, प्रादेशिक जो डिफरेंसेस थे उन्होंने वो सारे बाजू में रख दिए और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सिंगल प्लेटफॉर्म, जो कॉमन प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश हो गया था, उस पर वो आ गए थे और साथ में काम कर रहे थे। तो जो है यूनानिमस डिसीजंस जो है होते थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस को लेके, लेकिन टेकिंग फॉरवर्ड द मूवमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को मांग करेंगे और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है सारे वो भी सही है, ऐसे सारे लीडर्स को लग रहा था। लेकिन क्या हो गया, डिफरेंसेस कहाँ पे था, उनके वर्किंग सिस्टम में। आइडियोलॉजिकल जो है उनमें डिफरेंसेस
थे। देयर वर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, मतलब उनकी जो विचारधारणा है वो क्या हो रही थी, वर्किंग सिस्टम जो इम्प्लीमेंटेशन है उनके थॉट्स का वो अलग था। ठीक है, फ्रॉम दीज डिफरेंट two main political groups, from these differences two main political groups were formed। तो यही डिफरेंस की वजह से क्या हो गया, दो मेन पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो फॉर्म हो गए। द मॉडरेट्स who advocated peaceful and constitutional manners and the extremists who believe in severe struggle for attainment of freedom। तो इसकी वजह से क्या हो गया, दो अलग अलग जो है पॉलिटिकल ग्रुप्स फॉर्म हो गए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, मतलब जहाल और मवालगढ़ जो है वो फॉर्म हो गए थे। तो मॉडरेट्स क्या करते थे, मॉडरेट्स मतलब जो पीसफुल मीन्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को एडवोकेट करते थे, मतलब उनका जो है सहारा लेते थे कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। और एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो एकदम तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, एकदम झगड़ो, स्ट्रगल करो, सीवियर स्ट्रगल करो और अपना फ्रीडम ले लो, ये उनका मानना था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वर बिलीव्ड टू बी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक ये सारे क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। तो उन्हें क्योंकि ये तीनों हमेशा साथ में थे और उनके आइडियोलॉजीज काफ़ी मिलते थे, तभी उनको लाल बाल पाल कहा जाता था, उनके नामों को एक साथ लेने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा तो कंफ्यूज मत होना, यही तीनों की बात हो रही है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल की बात वहाँ पे हो रही है, जो क्या है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स है। In the early period, the extremist leaders for bringing political awakening among the Indians used methods like newspapers, national festivals and national education। तो पहले क्या किया, उनके जो अर्ली पीरियड थे, उनकी शुरुआती जो कालखंड था उसमें क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने पॉलिटिकल अवेकनिंग लोगों में लाने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ किए। न्यूज़पेपर, जैसे मैंने आपको बताया केसरी और मराठा न्यूज़पेपर जो है वो लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था। तो उसमें क्या करते थे, अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि गवर्नमेंट को गलत चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता था, जो भी गलत चीज़ हो रही है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। ठीक है, तो सारे जो इंडियंस है वो अवेयर हो जाए कि हमारे खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, इसी के लिए। और नेशनल फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता था और नेशनल एजुकेशन का भी क्या किया, फ़ायदा उठाया गया, ताकि हमारे नेशन का जो चीज़ है वो हमारे नेशन के लोगों को पता होना चाहिए। और नेशनल फेस्टिवल्स मतलब अगर समझिए गणेश चतुर्थी है और शिव जयंती, ऐसे सारे जो चीज़ें हैं, सारे फेस्टिवल्स है वो पब्लिकली सेलिब्रेट करना चालू किया। तो सार्वजनिक तभी से हुआ गणेशोत्सव और शिव जयंती का उत्सव। ठीक है, वो उन्होंने स्टार्ट किया था ताकि लोग जो है एक साथ आए, मिले और उनमें कम्युनिकेशन जो है वो बढ़े और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़े। Kesari and Maratha were the newspapers through which Lokmanya Tilak made severe criticism on the suppressive policy of the British। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि केसरी और मराठा जो वृत्तपत्र थे, न्यूज़पेपर्स थे, वो क्या थे, उसमें से जो है जो गवर्नमेंट के सप्रेसिव पॉलिसीज़ थे, ब्रिटिशर्स की जो सप्रेसिव पॉलिसीज़ थे, मतलब जो शोषण करने वाली पॉलिसीज़ थे आम जनता को, उस पर काफ़ी टीका की जाती थी, उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता था ब्रिटिशर्स को। इन बंगाल प्रोविंस अमृत बाज़ार पत्रिका वॉज अ माउथ पीस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। तो एक अमृत बाज़ार पत्रिका नाम का भी वृत्तपत्र था बंगाल में, जो क्या हुआ था, माउथ पीस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, तो काफ़ी प्रचलित था एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लिए। By forgetting the internal differences, people should come together and exchange their ideas. Common people should get inspiration from contribution of national personalities. With these objectives, Tilak started organizing of Shiv Jayanti and Ganesh Utsav। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि क्या करना चाहिए, अपने में जो है अपने खुद के इंटरनल डिफरेंसेस भूल के लोगों को एक साथ आना चाहिए, अपने आइडियाज़ जो है एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए। और जो बाकी लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में, और जो बड़े बड़े नेशनल पर्सनालिटीज़ है उनका जो उद्देश्य है, ये सब समझने के लिए क्या होना चाहिए, लोगों को इसमें ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए और लोग प्रेरित होने चाहिए इन सब चीज़ों से। इसके लिए क्या किया, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती और गणेशोत्सव को सार्वजनिक तरीके पे ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया था।
For political reasons, if people come together, then government will ban them. But for religious reasons, if people come together, the government will not ban them, was his opinion. तो देखिए कितना स्मार्ट डिसीजन था वो, कि अगर पॉलिटिकल रीजंस के लिए अगर लोग एक साथ आएंगे और चर्चा करेंगे तो गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, बैन करेगी. लेकिन अगर कोई धार्मिक कारण से या रिलीजियस कारण से जो है लोग अगर एक साथ आएंगे और सेलिब्रेशन में अगर लोग अपने बातचीत और ओपिनियंस रखेंगे तो गवर्नमेंट उनको बैन नहीं कर सकती, ऐसा लोकमान्य तिलक का मानना था. इन द मंडाले प्रिजन तिलक रोट गीता रहस्य. तो मंडाले के प्रिजन में जब भी तिलक को मंडाले का कारावास हुआ था तो तिलक ने क्या लिखा था, गीता रहस्य नाम की एक किताब लिखी थी. इट्स कोर वॉज फिलोसॉफी ऑफ कर्म योगा एंड स्ट्रेस्ड दैट पीपल शुड ऑलवेज बी इन एक्शन. तो उनका कोर फिलोसॉफी क्या था, कर्म योगा पे था, और उन्होंने क्या कहा कि लोग हमेशा एक्शन में रहना चाहिए, कभी भी बैठो मत, जो भी हो रहा है तुम उस पर रिएक्ट करो, एक्शन में रहो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो उसके लिए. और अगर तुमको चेंज करना है तो क्या करना है, तुमको उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा, सिर्फ बैठे बैठे चेंज नहीं होगा कुछ भी, है ना. The extremist leaders established education institutions for creating a generation concerned about own language and tradition. तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने क्या किया, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है संस्थापित किए फॉर क्रिएटिंग अ जनरेशन कंसर्न्ड अबाउट ओन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन. तो जो लोग थे जो खुद की लैंग्वेज और जो ट्रेडिशन थे उसको बढ़ावा देना चाहते थे, ऐसे लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है प्रस्थापित किया था. The extremist leaders were of the opinion that if lakhs of people take part in the freedom movement and challenge the British government by struggling against them, only then success will be achieved. तो extremist लोगों को extremist leaders का क्या opinion था, ये मानना था कि अगर लाखों की तादाद में लोग अगर freedom movement में participate करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे, कैसे उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर, उनके खिलाफ स्ट्रगल करके, कितना भी कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हट के, तो क्या हो जाएगा, तभी ही हम लोग को सक्सेस मिलेगा, तभी ही फ्रीडम मिलेगा. दे यूनानिमसली बिलीव दैट द मूवमेंट शुड बी मेड मोर सीवियर. और वो एक मत से ये मानते थे कि ये जो मूवमेंट है वो क्या होना चाहिए, और ज़्यादा सीवियर होना चाहिए. जितना सीवियर मूवमेंट होगा, जितना सीवियर जो है उनका असहकार होगा लोगों का, जितना सीवियर लोग विरोध करेंगे गवर्नमेंट का, उतना क्या होगा, ज़्यादा सक्सेस का चांसेस बढ़ता रहेगा. बट दे डिड नॉट अडॉप्ट द मीन्स ऑफ आर्म्ड रिवोल्यूशन, रादर इंसिस्टेड फॉर एन एक्सटेंसिव पब्लिक एजिटेशन. लेकिन उन्होंने क्या किया नहीं, वो आर्म्ड रिवोल्यूशन का मतलब युद्ध नीति का उन्होंने उपयोग नहीं किया. उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि वेपनरीज यूज़ हो और किसी को जो है जीवित हानि हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया, युद्ध नीति नहीं यूज़ की. उन्होंने आर्म्ड रिवोल्यूशन मतलब जो है हथियारों के साथ उन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक्सटेंसिव पब्लिक एजिटेशन, मतलब जन सैलाब होता है ना, वैसे उन्होंने लोगों को भड़का, लोगों को बोला कि आप इसके विरुद्ध रहिए, मतलब लोगों को उन्होंने जागरूक किया. और लोग जो थे, जितना लोग भड़केंगे, जितना गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं करेंगे, उतना क्या होगा, ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा. द मॉडरेट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड द एक्सट्रीमिस्ट कैरिड फॉरवर्ड द मूवमेंट. तो मॉडरेट्स ने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह को इस्टेब्लिश करके मॉडरेट्स ने जो है फ्रीडम मूवमेंट का जो है एक फाउंडेशन ले डाउन किया था, एक बेस बना दिया था सॉलिड, और एक्सट्रीमिस्ट ने वो ही कैरी ऑन किया था. In 1897 in Pune, the epidemic of plague had spread on the large scale. Hundreds of people died due to it. An officer named Rand was appointed. तो अभी क्या हो गया था, 1897 में पुणे में प्लेग नाम की महामारी जो चूहों से फैलती थी वो बहुत बड़े तादाद में फैल गई थी, बहुत लार्ज स्केल में जो है फैली हुई थी, और जो सैकड़ों लोग थे वो प्लेग की वजह से मारे गए
थे और इसको जो है सब कंट्रोल में रखने के लिए, इसको सब ठीक करने के लिए, मैटर हैंडल करने के लिए ऑफिसर रैंड को जो है अपॉइंट किया गया था। द प्लेग पेशेंट्स वर सर्च्ड आउट एंड ऑपरेसिव मेजर्स वर अडॉप्टेड। तो क्या किया जाता था, प्लेग के जो पेशेंट्स थे उनको ढूंढा जाता था और क्या किया जाता था, ऑपरेसिव मेजर्स वर अडॉप्टेड, मतलब उनका शोषण किया जाता था। ठीक है, उनको बहुत तकलीफ दी जाती, बहुत परेशानी करके टॉर्चर किया जाता था। एज द रिवेंज द चापेकर ब्रदर्स असैसिनेटेड रैंड। तो उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि वो सारे जो पेशेंट्स थे प्लेग के, जो इंडियंस थे, उनको काफ़ी परेशान टॉर्चर कर रहे थे वो पेशेंट्स को, इसके लिए इसी का बदला लेने के लिए क्या किया था, चापेकर बंधु जो थे, चापेकर ब्रदर्स, उन्होंने जो ऑफिसर रैंड है उसका कत्ल कर दिया। The government tried to connect relation of Lokmanya Tilak with this conspiracy. After being unsuccessful, government imprisoned Tilak with revenge. तो अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो चापेकर बंधु ने असैसिनेशन किया, मतलब कत्ल कर दिया था ऑफिसर रैंड का, उसका जो है वो सिचुएशन को लोकमान्य तिलक से कनेक्ट करने का ट्राई किया था। लेकिन क्या हो गया, उन्होंने कहा कि ये लोकमान्य तिलक का ही षड्यंत्र है और उसी का हिस्सा है। लेकिन क्या हो गया, गवर्नमेंट अनसक्सेसफुल हो गई, लेकिन फिर भी बदले की भावना से उन्होंने तिलक को जो है वो बंदी बना लिया था। ठीक है, तो अभी हम लोग आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं और काफ़ी बड़ा हो गया है ये लेसन, और आधा लेसन ऑलमोस्ट बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, अभी देखिए लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है और मुझे पढ़ाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो हम जल्दी से लौटेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक आप ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको अच्छे से रिफ़्रेश कीजिएगा, याद कीजिएगा, इसके पहले की वीडियोस देखिए ताकि आपको इसके पहले की भी हिस्ट्री जो है पता चल जाए। और हम सीखेंगे अगला जो पार्ट है अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगी या किसी चीज़ के बारे में जानना है, या आपको कोई भी वीडियो सजेशन है, कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और कज़िन्स वगैरह को, ठीक है, आप ये लिंक जो है शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आए। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।